नाभिक की संरचना, ठीक है, हम लोग नाभिक की संरचना देखेंगे और इसमें दो थ्योरी पढ़ेंगे। एक तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना और दूसरी पढ़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। मतलब पहले में हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो उस समय केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी सबसे पहले। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को माना गया कि नाभिक को ये मिलकर के बनाते हैं, या नाभिक के अंदर जो होते हैं, जैसे हमने ये देखा था कि जो परमाणु रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में हमने ये देखा कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो एक परमाणु में एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। तब ये बात होने लगी कि भाई नाभिक जो होता है वो नाभिक में कैसे, मतलब क्या क्या कण पाए जाते हैं, क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इस पर काफ़ी बहस होने लगी। तो कई परिकल्पनाएं उसमें आई। तो उसमें से एक परिकल्पना ये भी थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, और दूसरी क्या थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। तो दोनों परिकल्पनाओं पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम देखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना क्या थी और इसके दोष क्या थे, और मतलब फिर उसके बाद में देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना, और वो सही है अभी तक मान्य है या नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 1919 में जब हम लोगों ने मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया था, 1919 में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया, और उसके बाद में भी वो रुके नहीं, वो तमाम तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहे। और यहाँ से जो कंक्लूजन निकाला था उन्होंने, निष्कर्ष कई निकाले थे। उन्होंने कहा था कि जो नाभिक होता है, मतलब परमाणु में एक अति सूक्ष्म सघन भाग होता है जिसे नाभिक उन्होंने नाम दिया, और वहीं पर समस्त धनावेश उन्होंने कहा था कि नाभिक पर उसी केंद्र, मतलब उसमें जो है केंद्रित रहता है। ठीक, तो और उसकी नाभिक के आकार के आकलन के विषय में उन्होंने कहा कि 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या ये होती है, और उतने जो सघन भाग होता है उसी को नाभिक कहते हैं। ठीक, अब उस समय तक 1919 में तक जो है आप मानकर चलिए कि अल्फा कण, उसका जो है प्रोटॉन का खोज तो हो गया था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के विषय में पहले से ही जानकारी थी। ठीक, तो प्रोटॉन की खोज हो गई थी, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो है प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के नाभिक की संरचना मतलब करते हैं, नाभिक को बनाते हैं, नाभिक के गुण को बनाते हैं। तो फिर एक एक्सप्लेनेशन करना था कि कैसे, मतलब किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन चूंकि खोजा जा चुका था, और प्रोटॉन का लगभग जो द्रव्यमान होता है 1.66 और × 10⁻⁻27 kg के नियर अबाउट में होता है। ठीक है, तो अब ये देखा गया कि जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है, वो क्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखा गया कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो उससे भिन्न होती है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास हीलियम का परमाणु होता है, तो हीलियम के परमाणु में क्या होता है, हीलियम का जो परमाणु होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तभी उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमको मतलब उदासीन मिल पाएगा। अब अगर यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक में जो ये है 2 है, जैसे तो हीलियम में ये कहा गया कि जो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो भैया द्रव्यमान संख्या कैसे 4 हो जाती है, द्रव्यमान संख्या कैसे 4 हो जाती है। और अभी क्या है, न्यूट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी, ठीक, केवल इलेक्ट्रॉन थे, तो उसी में इन लोगों को परिकल्पना देनी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया जो 2 प्रोटॉन है वो तो नाभिक में रहते हैं, आपके ये 2 प्रोटॉन नाभिक में रहेंगे, और उसके बाद में इसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी नाभिक में रहते हैं। ठीक है, क्या कहा, 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी नाभिक में रहते हैं, और उसके बाद में बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ बाहर कक्षाओं में रहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर कह दिया कि नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं। तो ये थी आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में क्या किया गया कि जैसे मतलब कहा गया कि नाभिक जो बनता है ना, नाभिक वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर के बनता है, इस परिकल्पना में कहा गया। अब इसका हम देखेंगे कि इसका मतलब दोष क्या क्या थे, क्यों मतलब ये परिकल्पना सही नहीं साबित हुई। तो पहली चीज़ तो ये देखा गया कि जैसे जो हमने ये कहा शुरुआत में आपको कि 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या होती है नाभिक की। अब इतने कम अगर उसमें मतलब जो अपना नाभिक रहेगा, तो नाभिक को अगर हम इतने कम एरिया में रख देंगे, इतने कम एरिया में रख देंगे, कितना इतने कम एरिया में अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा लगभग जो है आप कह सकते हो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, यानी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होगी।
लेकिन प्रयोगों के द्वारा देखा गया रेडियो एक्टिविटी में जब मतलब वहाँ पे अल्फा बीटा गामा कणों का जो है किरणों का उत्सर्जन होता है, तो वहाँ से देखा गया बीटा किरणों की जो एनर्जी होती है वो लगभग 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और आपको पता है कि जो गामा किरणें और बीटा किरणें होती हैं ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से देखा गया कि बीटा किरणें जो होती हैं उनकी 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, और अगर हम 10 के पावर -15 मीटर में मतलब कि नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को मानते हैं तो उतने कम क्षेत्रफल में जब हम रखेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ना बहुत ज़्यादा होगी, यानी ऊर्जा जो होगी उनके पास बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी इनके पास होनी चाहिए। लेकिन जब प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है तो वो 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं। चूँकि बीटा कण ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में जब बीटा कण निकले तो वहाँ से उनकी 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, जिसके कारण ये यहाँ से मानना गलत होगा कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन होते तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, रेडियो एक्टिविटी में बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, उनकी एनर्जी जो है लगभग 100 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियल में क्या हुआ, 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो थ्योरी है, मतलब जो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते, तो यहाँ से ये अमान्य कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। दूसरी चीज़ है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या हो गया कि चुंबकीय आघूर्ण जो इनका नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, अगर हम चूंकि अगर ये माने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है ये मानकर चलते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉनों को यहाँ मानकर चलते हैं और नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के पर्सनल मतलब अलग इलेक्ट्रॉन का अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालें, स्पिन मोमेंटम निकालें, तो वहाँ से वो आता है क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब है जब हमारा नाभिक है और नाभिक में हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन अगर है तो नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं होना चाहिए, है ना, यही तो है, तभी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो नाभिक में जो चुंबकीय आघूर्ण है उससे बहुत ज़्यादा अधिक होता है। यानी यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते हैं, है ना। वरना अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक में होते तो नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता नाभिक का, ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए था या लगभग बराबर होना चाहिए था, किसके, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण जो है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तभी तो होगा। और उसके बाद में तीसरा चीज़ है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग के विषय में अगर हम बात करें तो कोणीय संवेग जो हुआ वो देखा गया कि जो नाभिक का कोणीय संवेग था वो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से, या आप ऐसे कहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मानते हैं, मतलब नाभिक के अंदर मानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस स्थिति में इसका कोणीय संवेग निकालते हैं तो जो प्रैक्टिकली तौर मतलब थ्योरेटिकली तौर पर हम अगर यहाँ पर निकालें कि जैसे यहाँ पर मानते हैं इलेक्ट्रॉन है और थ्योरेटिकली रूप में जो हम यहाँ से इसका कोणीय संवेग कैलकुलेट करें तो देखा जाता है ना कि जो मतलब वास्तव में जो उसका वैल्यू होता है कोणीय संवेग का नाभिक का वो उससे डिफरेंट आता है। तो इसका मतलब, और जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मानते हैं तो हमारी चीज़ें सही आती हैं, तो इसका मतलब यहाँ से फिर ये भी क्लियर कर रहा है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इतने कम एरिया में रहेंगे तो उनकी एनर्जी जो होगी वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। लेकिन बीटा कणों के उत्सर्जन में देखा जाता है रेडियो एक्टिविटी में कि वहाँ पे बीटा कणों की एनर्जी जो होती है 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इससे यहाँ से पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ है चुंबकीय आघूर्ण। जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं नाभिक का तो वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम आता है, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होते हैं। तीसरा चीज़ है कोणीय संवेग। जब हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर मानकर कोणीय संवेग निकालते हैं तो वो कोणीय संवेग भी जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग अगर हम निकालें तो वो उसके प्रायोगिक वैल्यू के बराबर नहीं आता है। तो इन तीनों बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और ये परिकल्पना जो हमने की कि मतलब नाभिक में 2 धनावेश हैं और उसके बाद में 4 द्रव्यमान होता है हीलियम का 4 द्रव्यमान होता है और नाभिक का इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रहते हैं। तो ये परिकल्पना बिल्कुल भी गलत है।